अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ीज़ कंट्रोल। बायोलॉजी ने बेसिकली डिज़ीज़ कंट्रोल और ह्यूमन हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प की है। इस वीडियो के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसा कि हाउ टू कंट्रोल डिज़ीज़ एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिज़ीज़। डिज़ीज़ इज़ बेसिकली अ combination of two words. Dis means lack or removal and ease means easiness. This state of uneasiness is known as disease. Disease is basically an abnormal condition that negatively affects the structure and function of an organism. Or we can also define disease as disease is generally a medical condition that is associated with certain signs and symptoms. डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम 3 मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। वन इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि हम बीमार ही ना हों, तो उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इज़ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अगर हम बीमार हो भी जाएं तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि इन बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सके, तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। थर्ड इज़ ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो और हम बीमार भी हो जाएं तो उसके लिए हम फिर ड्रग ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। अब हम इन मेथड्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव कहते हैं एहतियात करना, इनहिबिट करना और प्रिवेंट करना, एंड मेजर्स कहते हैं इक़दामात या स्टेप्स को। प्रिवेंटिव मेजर्स आर द स्टेप्स टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़। जैसे आजकल आपने कोरोना के बारे में सुना होगा कि SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स है। ये तो आप सब ने ही सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी परहेज़ इलाज से बेहतर है। चलिए इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम 2 डिजीज़ की एग्जाम्पल लेते हैं। वन इज़ एड्स एंड सेकंड इज़ हेपेटाइटिस। प्रिवेंटिव मेजर्स तभी फॉलो हो सकती हैं जब हमें पता हो कि उस सर्टेन डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट कौन है, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, और दूसरा हमें ट्रांसमिशन मोड का पता हो, यानी जो बैक्टीरिया और वायरस कैसे फैलते हैं। सबसे पहले तो हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं परहेज़ करके। सबसे पहले हम एड्स की एग्जाम्पल समझते हैं। एड्स कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब काफ़ी सारी डिजीज़ या सिम्टम्स एक साथ इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट और डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इम्यून सिस्टम इस काबिल भी नहीं रहता कि डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ सके। इसलिए कहते हैं कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि इस एड्स की वजह से इम्यून सिस्टम टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसकी वजह से किसी छोटी सी बीमारी को रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एड्स के कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं। एड्स बेसिकली एक वायरस के थ्रू फैलता है जिसको HIV वायरस का नाम दिया जाता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये तो कॉजेटिव एजेंट का पता लग गया कि एड्स वायरस से होता है। अब हम एड्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। फर्स्ट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डॉक्टर्स बेसिकली एडवाइस करते हैं कि प्रिवेंशन को फॉलो किया जाए ताकि डिजीज़ ना फैल सके। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ हेपेटाइटिस। हेपेट का मतलब है लीवर और आइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का कॉजेटिव एजेंट बेसिकली एक वायरस है जिसको H वायरस और हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखें तो हेपेटाइटिस बेसिकली कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फैलता है।
और इसकी प्रिवेंशन को देखें तो डॉक्टर बेसिकली एडवाइस करते हैं कि केयरफुल रहा जाए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अवॉइड किया जाए। सेकेंड स्टेप ऑफ डिजीज़ कंट्रोल इज़ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इन बॉडी टू इंक्रीज इम्यूनिटी, और इम्यूनाइजेशन कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम को। सबसे पहले ये समझते हैं कि वैक्सीन कहते किसे हैं। वैक्सीन बेसिकली किसी भी पैथोजन की वीक या डेड फॉर्म होती है एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड टू प्रोड्यूस और आर्टिफिशियली इंक्रीज इम्यूनिटी टू अ सर्टेन डिजीज़। एडवर्ड जेनर ने 1796 में काउपॉक्स पस से वैक्सीनेशन की टेक्निक को डिस्कवर किया और लैटिन में वैका काउ को कहते हैं। वैक्सीनेशन इज़ कैरिड आउट टू मेक पीपल इम्यून फ्रॉम वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज़। बहुत सारी डिजीज़ को वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि पोलियो, मम्स, मीज़ल्स और वपिंग कफ वगैरह। वैक्सीन बेसिकली वीक और डेड फॉर्म ऑफ पैथोजेंस हैं जिनको बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब इस बात को समझते हैं कि इन डेड पैथोजेंस को बॉडी में इंजेक्ट करने का मकसद क्या है। किसी भी वैक्सीन या डेड पैथोजेंस को इनकॉर्पोरेट करने का बेसिकली पर्पस यही होता है कि ये पैथोजेंस बॉडी में जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को उस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ तैयार करते हैं। वीक और डेड होने की वजह से ये पैथोजेंस कोई डिजीज़ काज नहीं कर सकते और हमारा इम्यून सिस्टम इन पैथोजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। जब कभी वो पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी उस पैथोजन के खिलाफ तैयार होता है। एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी होती हैं तो इसलिए वो पैथोजन डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। वैक्सीनेशन के लिए हम एक और पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं जिसको शॉट का नाम दिया जाता है। थर्ड स्टेप ऑफ डिजीज़ कंट्रोल इज़ ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। सबसे पहले हम जो ड्रग ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उसको हम एंटीबायोटिक थेरेपी का नाम देते हैं। जब हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक नाम आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। दैट किल्स द बैक्टीरिया। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक और लिमिटेशन इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने की ये है कि एंटीबायोटिक्स तब तक ही असर करती हैं जब तक बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस न डेवलप कर लें। जैसे ही कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा तो फिर एंटीबायोटिक का असर भी ख़त्म हो जाएगा। डिजीज़ कंट्रोल के लिए सेकंड थेरेपी है रेडियोथेरेपी। इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, और कैंसर कहते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को। रेडियोथेरेपी में हम बेसिकली कैंसरस पार्ट को शॉर्ट वेव रेडिएशन के सामने एक्सपोज करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि सिर्फ शॉर्ट वेव रेडिएशंस का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब है कि आपने बेसिकली फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी और अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इस इक्वेशन से ये बात पता चलती है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के पास एनर्जी ज़्यादा होती है और जिस रेडिएशन के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उस रेडिएशन की सेल डैमेजिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। और रेडियोथेरेपी का प्रोसेस बेसिकली रेगुलर इंटरवल्स पे करवाना पड़ता है। थर्ड थेरेपी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स और मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। एंटी कैंसर केमिकल कंपाउंड्स को पेशेंट्स में रेगुलर इंटरवल्स पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेकिन एक मेजर साइड इफ़ेक्ट इस थेरेपी का ये है कि ये केमिकल्स कैंसर सेल्स के अलावा नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फोर्थ थेरेपी है जीन थेरेपी।
डिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर करने के लिए एक न्यू टेक्निक डेवलप की गई है जिसे जीन थेरेपी का नाम देते हैं। इन जीन थेरेपी, डिफेक्टिव जीन्स आर रिपेयर्ड बाय नॉर्मल जीन्स थ्रू बोन मैरो सेल्स। और बोन मैरो क्या होता है कि बोन्स के दरमियान ऐसी जगह जहाँ ब्लड बनता है उसको बोन मैरो कहते हैं। अगर इस बोन मैरो में जीन्स डिस्टर्ब हो जाएं तो ब्लड प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं। इसकी एक मेजर एग्जांपल है थैलेसीमिया। नंबर 5 स्ट्रेटजी है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की। इट इज़ बेसिकली एन अप्रोच इन विच ऑल पॉसिबल and reliable methods are used to control our disease. इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में हम बेसिकली लार्ज कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं। कुछ डिजीज़ एपिडेमिक होती हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। इन सब टेक्निक्स को अप्लाई करने के बावजूद डिजीज़ स्प्रेड हो रही हो तो उसके लिए हम एक ख़ास अप्रोच को यूज़ करते हैं जिसको इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहते हैं। डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने आसपास की कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं और डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं। इस अप्रोच में कम्युनिटी और सोसाइटी को डिज़ीज़ और प्रॉब्लम की सिवियरिटी के बारे में, इसके कॉजेज़ और इसकी रेमेडीज़ के बारे में अवेयर किया जाता है। और आज की हिस्ट्री में इसकी बेस्ट एग्जांपल है कोरोना वायरस। ह्यूमन सोसाइटी से डिज़ीज़ को एलिमिनेट करने और कंट्रोल करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट डिजीज़ कंट्रोल। होप यू एंजॉयड। इफ़ यू रियली डिड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।